विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं सुरेश चंद्र तिवारी, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, सिविल लाइन, प्रयागराज। विषय सामाजिक विज्ञान। कक्षा 10वीं के भैयाओं के लिए, छात्रों के लिए मॉडल प्रश्न पत्र लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। सामाजिक विज्ञान में प्रश्नोत्तरी करते समय कुछ बातों की आवश्यकता होती है जिसे हमारे जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, और उसका ध्यान रखें। बहुत कम समय में अंकों को ठीक प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान प्रायः देखने में ये ऐसा मिलता है, सभी हमारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सामाजिक विज्ञान विषय में अच्छे अंक प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन मेरे ही विद्यालय से अधिकांश स्टूडेंट 98, 97, 96, 99 तक नंबर प्राप्त कर चुके हैं। अर्थात वो 69 नंबर तक, 70 में 69 नंबर तक प्राप्त कर चुके हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है? प्रारंभ में सावधानी रखनी है। एक मॉडल प्रश्न पत्र है, उस मॉडल प्रश्न पत्र को हल करने से पूर्व कुछ सावधानियां हैं जिसे हम सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे तो वह काम ठीक से होगा और प्रश्न पत्र अच्छा होगा और अच्छे अंक हम प्राप्त कर सकेंगे। 70 में 69 नंबर तक प्राप्त आप कर सकते हैं यदि आप ठीक प्रकार से मेहनत करें, थोड़ा ध्यान रखें, कुछ सावधानियां रखें। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न पत्र को। यह सामने एक प्रश्न पत्र रखा हुआ है, इसमें कुछ निर्देश होते हैं, निर्देशों की चर्चा हम बाद में करते हैं। यह प्रश्न पत्र, सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न पत्र होता है, प्रायः 2 खंडों में बटा होता है। खंड 2 होते हैं 2 खंडों में। पहला खंड होता है हमारा खंड क। खंड क इनमें अगर हम देखें तो कुल 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न। दूसरा होता है, ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न का प्रकार होता है अति लघुत्तरी। अति लघु अति लघुत्तरी प्रश्न। तीसरा होता है लघुत्तरी। चौथा होता है दीर्घोत्तरी। और 5वां प्रश्न जो होता है हमारा मानचित्र होता है। यहाँ 3 को मैं केवल उल्लेख कर रहा हूं। ये मानचित्र है, मानचित्र। इनको खंड में मैं देखता हूं, आपको बता रहा हूं। खंड क में ये जो प्रश्न आते हैं, इनके प्रश्नों को हम बहुत कम समय में कैसे हल करें और बिना मेहनत किए हुए, बहुत कम प्रयास किए हुए हम 50% अंक को प्राप्त कर सकते हैं। 34 नंबर हम देखिए आपको कैसे दिलाते हैं, कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न जो आते हैं वो कितने के होते हैं? 6 प्रश्न होते हैं। प्रश्नों की संख्या, ये प्रश्न की संख्या, इनके 6 प्रश्न होते हैं। इनके जो अंक होते हैं, अंक जो प्राप्त होता है, अंकों की संख्या, प्रश्न जो 6 होते हैं और इनके अंक भी 6 होते हैं। यहाँ अति लघुत्तरी प्रश्न 3 होते हैं, इनके अंक 6 होते हैं। और मानचित्र में कुल छोटे छोटे 5 प्रश्न आते हैं जिनको हमें लिखना होता है, मानचित्र दर्शाना होता है। उनकी संख्या 5 होती है और ये प्रश्न हो जाते हैं, इनके अंक भी 5 होते हैं। अगर इस प्रकार से हम देखें तो कुल 14 प्रश्न हो गए। 9, 5, 14 प्रश्न। और इनके अंक जो हो गए 6, 6, 12 और 5, 17 अंक हो गए। खंड ए बी, खंड ए का ये प्रश्न हो गया। उसी प्रकार से खंड बी में, खंड बी में भी प्रश्नों की संख्या 14 हो जाएगी। और इसके बाद हो जाएंगे यहाँ पर अंक, प्रश्नों की संख्या 6, 7 ही रखें यहाँ पर हम, यहाँ पे 17 अंक हो जाएंगे। अगर देखें तो आपको यहाँ 14 प्रश्न ही दिखाई देंगे, क्योंकि 3 और 6, 3, 9 और 1, 10 प्रश्न होगा। 10 प्रश्न हो जाते हैं। अगर हम देखें तो इसको हम यहाँ पर एक देख सकते हैं। इन प्रश्नों की संख्या 5 की जगह अगर हम देखें तो इनको हम 1 कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न क्रमांक 14 होता है, 1 होता है यहाँ पर। तो इसकी संख्या कितनी है? 10 प्रश्न ये हो गए। 10 प्रश्न के उत्तर 17 अंक हो गए, यहाँ 10 प्रश्न के 17 अंक हो गए। इस प्रकार से 34 अंक, 70 में 34 अंक हम यहाँ पर
प्राप्त कर लिए। लगभग कितना 50% अंक हम प्राप्त कर सकते हैं 10-10-20 अंकों को। 20 प्रश्न हो जाएंगे हमारे और 34 अंक हमें मिल जाएंगे। प्रश्न हमारे बचते कितने हैं, इसके बाद केवल 18 प्रश्न और बचते हैं क्योंकि कुल 28 प्रश्न आते हैं। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। इस अंक को आप समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट को। फिर से मैं एक बार दोहरा दे रहा हूं। प्रत्येक खंड जो होते हैं सामाजिक विज्ञान का 2 खंड में प्रश्न होता है। पहला खंड क खंड होता है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न 6 आते हैं, उनके 6 अंक होते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 3 आते हैं, उनके 6 अंक होते हैं। मानचित्र का एक प्रश्न आता है 14 नंबर क्रमांक पर और उसके अंक 5 होते हैं। इस प्रकार से कुल 10 प्रश्न और 17 अंक हमें मिल जाते हैं। और ए में उसी प्रकार से 10 प्रश्न और 17 अंक मिल जाते हैं बी में। इस प्रकार से कुल 50% अंक अर्थात लगभग 50%, क्योंकि 35-50 होगा तो 34 अंक हम प्राप्त कर सकते हैं अगर इन प्रश्नों को हम हल करें। बहुत कम समय में हम हल कर सकते हैं। जैसे हम आपको उदाहरण बताते हैं। अभी हम प्रश्न पे चलने से पहले आपको ये बताते हैं कि बहुत कम समय में प्रश्न को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जब हमें उत्तर पुस्तिका प्राप्त होती है, उत्तर पुस्तिका प्राप्त होते ही हम अपना जो भी इंफॉर्मेशन होता है प्रथम पृष्ठ पर भर लेते हैं। उसके बाद तुरंत कॉपी को आगे खोलें और वहां पर बहुविकल्पी प्रश्न लिखकर प्रश्नोत्तर क्रमांक 1, इसी प्रकार से 2, इसी प्रकार से 3, इसी प्रकार से 4, इसी प्रकार से 5, इसी प्रकार से 6 अंकित कर देंगे। और जैसे 6 अंकित करने के बाद फिर आ जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। 6 अंकित करने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे और उसके बाद जो है उसके बाद हम 6 तक हो जाता है हमारा जब प्रश्न उत्तर। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर हम क्या करते हैं, फिर लिखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इनके क्रमांक भी आगे हम लिख लेते हैं। जैसे प्रश्नोत्तर क्रमांक अब 7 लिख देंगे यहां, इसके बाद लिख देंगे 8, इसके बाद लिख देंगे 9। इतने प्रश्न हम पहले से लिखे रहे। हमको पेपर जब प्रश्न प्राप्त नहीं होता उससे पूर्व इन प्रश्नों को हम अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें और जैसे ही हमको पेपर प्राप्त होता है सभी प्रश्नों का उत्तर इनमें अंकित कर दें, तो बहुत कम समय में हम इस प्रश्नों को कर सकते हैं। इस प्रकार से यह हमारा प्रश्न पूरा हो जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। अब देखते हैं प्रश्नों को, मॉडल पर आते हैं। मॉडल प्रश्न पत्र को मिलते ही हम, यद्यप हमें जानकारी रहती है लेकिन फिर भी सावधानी पूर्वक हम इसको पढ़ें, इसको देखें कि क्या लिखा हुआ है। 15 मिनट पूर्व मिलता है पढ़ने के लिए, लेकिन हम 15 मिनट न लगाएं, कम समय में इसको पढ़ लें। पहले से प्रारूप हमको पता रहता है कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। कुछ निर्देश दिए गए हैं कि 2 खंडों में विभक्त है, प्रत्येक खंड को हल करना आवश्यक है और उसके एक खंड को एक साथ करें, अर्थात उसको जब एक खंड हम उठाएं तो खंड को दूसरे स्थान पर न ले जाएं। इन निर्देशों को हम ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं, कितने अंक का कौन सा प्रश्न है। फिर सभी प्रश्न 14 खंड, प्रश्नोत्तर क्रमांक खंड क और खंड ख के मानचित्र के लिए अलग अलग लिखा है। मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में अलग अलग मजबूती से संग्रह करना है। अर्थात यहाँ पे ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो खंड क का मानचित्र अर्थात 14वें नंबर का जो प्रश्न है हमारा है, वह 14वें नंबर के प्रश्न का मानचित्र 14वें नंबर पर लगाएं और 28वें नंबर का मानचित्र 28वें नंबर पर लगाएं। खंड का अलग अलग करें। अब हम लोग आते हैं प्रश्न उत्तर की श्रेणी पर। प्रश्नों को देखते हैं जो बहुविकल्पी प्रश्न है। यहां पर हम लोग ध्यान से अगर देखें तो कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। इसमें कुल 6 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं जिनका हम उत्तर देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका, सही उत्तर चुनना है, उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे मान लीजिए बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या थी, तो बेल्जियम मॉडल की ये 4 उत्तर दिए गए हैं। इनमें से जो विशेषता है उसको आप ध्यान से पढ़ें। विशेषताएं लगभग कभी कभी समान लगती हैं, तो इससे सावधानी पूर्वक पढ़ें। इसका उत्तर जो सही है उसको लिखें। उत्तर लिखते समय सावधानी यह रखना है कि जैसे हम लिखते हैं प्रश्नोत्तर क्रमांक 1, यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नोत्तर
क्रमांक 1। इसका उत्तर हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे क। जैसे पहले प्रश्न का उत्तर है तो ग लिखेंगे, यहां ग में जो भी उत्तर लिखा गया ग लिख करके यहां लिखेंगे। जैसे लिखा गया सत्ता में सभी धर्मों का, जो भी लिखा है उस विकल्प को लिखें, अर्थात दोनों लिखें। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न के लिए देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि महात्मा गांधी किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया। प्रश्नोत्तर क्रमांक 2 लिखेंगे, फिर यहां प्रश्नोत्तर क्रमांक 2। इसका उत्तर जब लिखेंगे आप, इसमें अगर आप देखें तो अगला प्रश्न को लेंगे। अगले प्रश्न में घ दिया गया है, इसमें उत्तर जो है इस दूसरे प्रश्न का उत्तर अगर हमको लिखना है तो दूसरे प्रश्न को लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे प्रश्नोत्तर क्रमांक 2। इसका उत्तर लिखेंगे, जैसे 2 में क्या सही है तो इसमें 2 के आगे लिखेंगे, यहां पर घ सही है, घ लिख करके लिख देंगे चौरी चौरा, चौरी चौरा कांड। इसका उत्तर इस प्रकार से कभी नहीं लिखेंगे कि घ, यह उत्तर रांग है, गलत है, घ न लिखें। इसके हमेशा घ लिखने के बाद चौरी चौरा कांड भी लिखे। हो सकता है घ आप न लिखें, चौरी चौरा लिखें तो काम हो सकता है, लेकिन दोनों लिखने का अभ्यास करें। क्योंकि आप ध्यान रखें कि जो पेपर मूल्यांकन करने वाले लोग होते हैं, कॉपी का मूल्यांकन करने वाले अध्यापक गण होते हैं, वो 3-4 प्रकार के होते हैं। कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जो घ को याद कर लेते हैं, कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जो घ और चौरी चौरा दोनों याद कर लेते हैं, कुछ अध्यापक होते हैं केवल चौरी चौरा कांड याद कर लेते हैं, अर्थात जो उसमें विकल्प में दिया गया उसको याद कर लेते हैं। तो हम इस सावधानी से बचें कि अध्यापक किसी भी प्रकार का हो, हमारा अंक न कटे, हमें पूरा अंक प्राप्त हो, ऐसा काम करके हम इसका उत्तर देंगे। इसका उत्तर सही है घ। इसी प्रकार से 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना। तो संयुक्त इटली का शासक जो है विक्टर इमैनुअल द्वितीय बने, तो ये लिख देंगे। इनका भी उत्तर इसी प्रकार से लिखेंगे, तीसरे का प्रश्न लिख करके ग लिख करके सही कर देंगे। अगला है चौथा प्रश्न, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने की, ये कर देंगे। अगला प्रश्न है हमारा जो है 5वें प्रश्न पर हम आते हैं। 5वां प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ। अर्थात जर्मनी जो 2 खंडों में था वह एक खंड में कैसे आया, तो वह है आपका, इसमें लिखेंगे एक साथ कैसे हुआ, तो आपका है ये फ्रांस प्रासा का युद्ध। सही है, इसको आप फ्रांस प्रासा का युद्ध लिख करके फ्रांस प्रासा का युद्ध टिक कर देंगे, सही हो जाएगा। टिक करने का मतलब यहाँ लिखना है आपको, प्रश्नोत्तर क्रमांक याद रहे, प्रश्नोत्तर क्रमांक 5 लिख करके ख और फ्रांस फ्रासा युद्ध लिखना है। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। भारत के संविधान में कई अनुसूचियां हैं, यहाँ कुछ अनुसूचियों का नाम लिखा हुआ है, 7वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। इसमें जो अनुसूची सही है उसका उत्तर लिखेंगे, अर्थात 8वीं अनुसूची को लिख देंगे अपने उत्तर में। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न के स्वरूप पर। अगला प्रश्न का जो स्वरूप हमारा है वह है अति लघु उत्तरी प्रश्नों का। अति लघु उत्तरी प्रश्न जो हमारे हैं दिया गया है, इसमें उत्तर मतलब संक्षिप्त में देना है, बहुत बड़े नहीं। वहां आप देखें अंकों का जो विभाजन हुआ है, अंक 1+1 है, 1+1 है, 1+1 है, अर्थात इसमें 2 कारण हैं जिसके कारण से 2 बातों का उल्लेख करना है और हर के लिए अलग अलग। जैसे महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन, तो महात्मा गांधी ने कई सत्याग्रह आंदोलन किया, उसमें 2 सत्याग्रह आंदोलन आप लिख दीजिए जिसका आपको स्पष्ट उल्लेख पता हो, जिसका नाम ठीक से पता हो, काम पता हो। कभी कभी होता क्या है कि हमें नाम और काम पता रहता है, अच्छा लिखने के चक्कर में हम उसके सन को लिख देते हैं, वो सन गलत होता है। जैसे चंपारण सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह है, अहमदाबाद मिल आंदोलन है, सत्याग्रह है। तो इनको ध्यान से रखना है कि हम पता नहीं है तो डेट का उल्लेख नहीं करना है, 1917 में हुआ, 1918 में हुआ, 1920 में हुआ, ठीक है। जब नहीं पूछ रहा तो क्यों लिखें, अगर लिखते हैं, लिखना चाहते हैं, कंफर्म हो तो लिखें, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन गलत होने पर ठीक बुरा प्रभाव पड़ेगा, 0 अंक हो जाएगा। तो हम क्यों ऐसा रिस्क ले। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है, 2 कारण लिखिए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोकप्रिय क्यों है,
इसके दो कारण आपको यहाँ उल्लेख करने हैं। तो लोकप्रिय शासन के विशेषता मतलब यहाँ पर लिखनी है, क्या कारण है, क्या विशेषता है जिस कारण से लोकप्रिय है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, 9वां प्रश्न है, भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित दो लोकतांत्रिक देशों के नाम। अब यह ध्यान रखना है कि उत्तरी पूर्वी सीमा भारत की है कौन सी, वहां पे कौन कौन से लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, जैसे हमारा चीन है, म्यांमार है, बर्मा है, नेपाल है, ये सब लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, इनके नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अगला अब हम लोग चलते हैं तो लघु उत्तरी प्रश्न आता है। लघु उत्तरी प्रश्न को ये लघु उत्तरी प्रश्न है, इनको अभी हम लोग अति लघु उत्तरी दिए, लघु उत्तरी देखते हैं। लघु उत्तरी प्रश्नों को अगर ध्यान से देखें तो इसमें दो प्रश्न होते हैं। दो प्रश्न जो होते हैं, इन दोनों प्रश्नों को करने से पूर्व, जैसे ये दिया हुआ प्रश्न उत्तर क्रमांक 10, प्रश्न उत्तर क्रमांक 10 में मरियान और जर्मेनिया कौन थे, उनको चित्रित करने का उद्देश्य क्या था, ये प्रश्न पढ़े। फिर पढ़े रॉलेट एक्ट क्या था, गांधी जी ने इसका विरोध क्यों किया। अगर इन देखें इन दोनों प्रश्नों में हमें जहां लगता है अगर हमको हल करना हो तो हम रॉलेट एक्ट को चयन करेंगे, हम इस प्रश्न को नहीं चयन करेंगे। आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी प्रश्न को चयन कर सकते हैं। यहां देखिए आप लिखा है 1 + 1 + 1, अर्थात मरियान के लिए 1 प्रश्न नंबर है, जर्मेनिया के लिए 1 प्रश्न है, और उसके चित्रित करने के उद्देश्य के लिए 1 अंक है। तो इन अंकों को ध्यान से देखें, उसी प्रकार से लिखें। एक प्रश्न के लिए, एक अंक के लिए कितना हमको लिखना है ये ध्यान रखें। मारियान और जर्मेनिया, एक फ्रांस की, एक जर्मनी की महिला थी, इनको महिला के सशक्तिकरण के उद्देश्य से इसको उस सरकार ने इसको चित्रित किया था। रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसको अंग्रेजों ने भारत में लाया। इसका उद्देश्य क्या था रॉलेट एक्ट को लाने का, रॉलेट एक्ट जो लाया गया उसका उद्देश्य केवल इतने था कि भारतीयों को प्रताड़ित करने की व्यवस्था थी इसमें। ये बिना अपील, बिना जलील, बिना दलील कानून कहा जाता था, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार केवल शक हो गया कि यह भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ किसी षड्यंत्र में है, शक अंग्रेज को हो गया तो वह अंग्रेज सीधे सीधे उसको जेल में डाल सकते थे, भारतीयों को जेल में डाल सकते थे। इसी कारण से महात्मा गांधी ने यहाँ पर यह किया था, इनको विरोध किया था। तो पहले रॉलेट एक्ट को बताएं, रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट को बताएं, उसके बाद गांधी जी ने विरोध क्यों किया ये लिखेंगे। अगला प्रश्न है तो फिर वही आ जाता है। ग्यारहवां प्रश्न हमारा है, वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तीन चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। अर्थात वर्तमान समय में जो लोकतंत्र चल रहे हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। एक लोकतंत्र सरकार है, उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। अगर आप देखें तो आप भारत जैसे देश में रह रहे हैं, इस भारत जैसे देश में अनेक चुनौतियां हैं। आप ठीक प्रकार से देख लें कि हमें चुनौतियां 3 याद हैं कि नहीं याद हैं। अगर याद है तो इस प्रश्न का चयन करें, नहीं याद है तो विकल्प में दिया हुआ है लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन एवं पारदर्शिता आवश्यक है, इस पक्ष में आप अपना मत दीजिए। ठीक है, इसको हम लेते हैं लोकतंत्र की चुनौतियों में, जैसे गरीबी है, भ्रष्टाचार है, राजनीतिक भ्रष्टाचार है, संप्रदायवाद है, जातिवाद है ना। इन सब चुनौतियों में से किसी 3 को चुन करके हमको यहाँ पर लिखना है। उत्तरदायी, लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन, अर्थात शासन जो लोकतंत्र में है वह उत्तरदायी होती है, किसके प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति। और पारदर्शिता, अर्थात अगर किसी देश में, किसी प्रदेश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तो वह उत्तरदायी हो और पारदर्शी हो, अर्थात समाज के सामने उसका स्पष्ट हो कि हाँ इसके लिए काम है। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न माने 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न को अगर हम देखें तो 2 प्रकार के प्रश्न यहाँ हमको दिखाई दे रहे हैं। पहला प्रश्न जो दिया गया है 12वें नंबर पर, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतिविधियां अर्थात प्रवाह को दिखाना है और अपने उदाहरण देके पुष्टि करना है।
प्राय अगर इस मॉडल प्रश्न को देखें तो इस प्रश्न को हमें कट कर देना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर हम न लिखें, अगर विद्यार्थी हैं तो इसको छोड़ दें। हम प्रश्न करें कौन सा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी का कारण क्या था और इसके 3 उल्लेख। क्यों आर्थिक महामंदी आई, पहले तो लिखना है विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा सा बताना है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ, उसके बाद आर्थिक महामंदी क्या है उसको बताएं, फिर उसके 2 कारण लिख दें, तो यह उत्तर हमारा पूर्ण हो जाता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है। अगला प्रश्न हमारा है तेरहवां प्रश्न हमारा जो है वह है सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है और यह क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। यहाँ आप अंक देखेंगे तो 2 + 2 + 1 + 1 प्लस लिखा है, अर्थात 2 प्रश्न जो अंक है 2 वह किसके लिए है, सत्ता के साझेदारी को बताने के लिए। सत्ता की साझेदारी बताने के लिए 2 अंक, और सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है इसके लिए 2 अंक, और उसके कारणों के लिए 2-2 अंक, एक अंक दिए गए। 2 कारण लिखेंगे तो एक। पहले प्रश्न को देखें तो उसको हम विभाजित करें कि इन प्रश्नों को क्या, यह प्रश्न क्या जानना चाह रहा है, और जो जानना चाह रहा है वही बताएं, उससे अतिरिक्त बताने का कोई लाभ नहीं है। इस प्रश्न में पहले सत्ता की साझेदारी बताएं कि सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है, शक्तियों का विभाजन सत्ता की साझेदारी होती है, और ये आवश्यक क्यों है, अर्थात तानाशाही प्रवृत्ति न बढ़े इसलिए आवश्यक है। अब इसके 2 कारण लिखिए, 2 कारण जो स्पष्ट हो आपको उसको लिख दीजिए। तो पहले हम यहाँ अंकों का विभाजन दे करके अपने उत्तर का विभाजन करके लिखें। उसी के बाद ठीक दूसरा प्रश्न दिया गया है, उसमें दिया गया है संघवाद क्या है, अर्थात संघवाद का अर्थ लिखना है। संघवाद का अर्थ लिखे, फिर संघीय शासन प्रणाली की 3 विशेषताएं। अगर आप देखें तो इसके 4 पार्ट हुए, 4 भाग यह प्रश्न बटा हुआ है और सबके लिए समान अंक दिए गए हैं। तो लिखते समय भी ये ध्यान रखें कि हम समान उसको वैल्यू दें। तीनों विशेषताओं के लिए एक सही 1/2 अर्थात 1.5 अंक है, और उसी प्रकार से 1.5 अंक संघवाद के लिए है। तो पहले संघवाद को लिखें, अर्थ लिखें, संभव है अगर परिभाषा जानते हैं तो संघवाद की कोई परिभाषा लिखें, नहीं जानते हैं तो छोड़ दें, और उसके बाद हेडिंग लिख करके विशेषताएं लिखें। यहां मैं दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के लिए एक बात आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैं इसी संघवाद को लेता हूं, प्रश्न उत्तर क्रमांक 14, प्रश्न उत्तर क्रमांक 14 हम लिखते हैं 13 है, 13 लिखते हैं। 13 में अब यहां उत्तर लिखना शुरू करते थे, हाँ हम लिखते हैं पहले संघवाद, संघवाद का अर्थ, ठीक है, ये संघवाद का अर्थ लिखते हैं। अगर हमें कोई परिभाषा है तो उसकी परिभाषा लिखते हैं, और उसके बाद फिर हेडिंग लिखते हैं हम संघवाद की विशेषताएं। तो यहां हम लिखेंगे, जैसे सब ये लिखते हैं संघवाद की विशेषताएं, तो यहां हम लिख सकते हैं संघवाद की अनेक विशेषताएं हैं, जिसमें प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख 3 विशेषताएं निम्न हैं। तो ठीक है, हमने कई विशेषताएं होंगी, लेकिन 3 प्रमुख विशेषताएं हमारे दृष्टिकोण से ये 3 प्रमुख विशेषताएं हैं जिसका हम उल्लेख यहां पर करेंगे। तो तीनों विशेषताओं का नाम यहां क्रम से, जैसे 1, 2 और 3 लिख करके संघवाद की विशेषताओं का उल्लेख यहां हम करेंगे। हेडिंग लिख करके लिखें तो अच्छा रहेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं चौदहवें प्रश्न पर। 14वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न अगर हम देखें तो मानचित्र से संबंधित है। भारत दिया हुआ है, निम्नलिखित स्थानों को, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र, रेखा मानचित्र और मानचित्र में अंतर होता है। मानचित्र वह होता है जो मानक पर अर्थात पैमाने पर बना, रेखा मानचित्र मतलब केवल भारत का स्वरूप दिखाई देगा। तो जो आपको मानचित्र मिलता है बोर्ड परीक्षा में वो रेखा मानचित्र होता है, मानचित्र नहीं होता है, अर्थात भारत का एक स्वरूप होता है जो आपको दिखाई देता है। अब इस प्रश्न को हल करते समय हमें ध्यान रखना है, हम देखते हैं इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं, प्रश्न को आप देखिए ध्यान से। यहां पर मैं आप इस प्रश्न को हल करने की विधा बताता हूं। उत्तर पुस्तिका मान लीजिए हमारी है, इसमें हमने लिख दिया प्रश्नोत्तर क्रमांक
14। 14 लिख करके हम अब प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। पहले प्रारंभ करते हैं। जैसे यहाँ देखिए 1/2 1/2 लिखा है। इसका मतलब है कि 1/2 आपको उत्तर पुस्तिका पर लिखने का मिलता है और 1/2 अंक आपके मानचित्र में ठीक प्रकार से भरने का मिलता है। यदि हम दोनों काम नहीं करते हैं, केवल हम अपने उत्तर पुस्तिका पर लिख देते हैं तो आधा अंक हमारा बनेगा और केवल मानचित्र पर दिखा देते हैं तो केवल आधा अंक मिलेगा। अर्थात इस 5 अंक से हमको केवल 2.5 अंक प्राप्त होगा। लेकिन अगर दोनों हम काम करेंगे तो हमें 5 अंक प्राप्त होगा। इसलिए हम ये उत्तर पुस्तिका तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए क का उत्तर हमको लिखना है ये उत्तर पुस्तिका में, तो हम यहाँ लिखेंगे क। जिसे पूछा गया है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसका उत्तर हम यहाँ लिखेंगे अमृतसर, और यहाँ लिख देंगे पंजाब। ठीक, यहाँ एक भारत का रेखा चित्र मान लीजिए हम छोटा सा भारत का रेखा मानचित्र बना लेते हैं, जिससे हमको थोड़ा सा सुविधा होगा अपनी कोई बात बताने के लिए या दिखाने के लिए। एक छोटे से मानचित्र पे हम देख सकते हैं कि भारत का एक हल्का सा स्वरूप आपको हम बताएंगे। जितना हमको आवश्यकता है उतने बना सकते हैं, लेकिन इसके आगे हमें इस मानचित्र में जरूरत नहीं है। एक इतना हम लेते हैं। अब यहाँ हमको अमृतसर दिखाना है, तो अब देखिए पंजाब अब कहाँ है, अनुमानतः यहाँ लगा लीजिए कि ये पंजाब होगा। यहाँ आप लगा करके यहाँ एरो बना करके ये संकेत दिया हुआ, तो यहाँ लिख दीजिए अमृतसर, अमृतसर। अगर इस प्रकार से हम काम करते हैं तो जो 14वें का क है उसका 1 अंक हमारा पूरा हो गया। ये पूरा अब हमको 1 अंक मिलेगा, इसको कोई काट नहीं सकता, क्योंकि हमने मानचित्र इसमें किताब में भी अमृतसर पंजाब लिख दिया है और यहां पर भी हमने पंजाब में अमृतसर को दिखा दिया। ये काम करना है। दूसरा है जैसे वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। तो नमक कहां प्रारंभ किया उन्होंने? डांडी। डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, तो डांडी आप लिख देंगे। यहाँ डांडी गुजरात में है, यहाँ गुजरात लिख देंगे। ख का उत्तर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। अब डांडी आपको यहाँ गुजरात के देखना है, गुजरात में डांडी कहाँ है। ये गुजरात हमारा है, तो यहाँ पर अगर आप नहीं जानते हैं तो एक लोकेशन यहाँ पर बना दीजिए, वो यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पर लिखिए डांडी लिख दीजिए, तीर मार कर, तीर के द्वारा डांडी दिखाइए। अब डांडी दिखाते समय जैसे हमको ध्यान रहे, जैसे हमने बनाए कि अमृतसर, इसको ऐसे एरो बनाए, डांडी में बनाए तो एरो ऐसे बनाए, अर्थात यह डांडी है, न कि यहाँ डांडी है। अब यहाँ गुजरात लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि स्टेट यहाँ दिख रहा है कि गुजरात राज्य में आपने भरा है। ये दूसरा अंक का भी आपको 1 अंक मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप वह स्थान जहां नील की खेती के लिए किसानों ने विद्रोह किया, आंदोलन किया, नील खेती का विद्रोह, अगर आप जानते होंगे तो यह क्या है? चंपारण है। चंपारण सत्याग्रह इसीलिए चला था। यहाँ नील के किसान जो बिहार में है, बिहार यहाँ लिख देंगे, बिहार लिखे। बिहार को हम यहाँ पर, अब ये उत्तर प्रदेश है, यहीं पर आप बिहार दिखा दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए आप चंपारण। ठीक, बिहार स्टेट में केवल इसको भरना है, क्योंकि एक स्टेट का 2 बहुत मुश्किल से आता है, तो आप यहाँ पर चंपारण लिख देंगे। यहाँ बिहार लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ केवल आपको चंपारण लिखने की आवश्यकता है। अगला है वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने आंदोलन किया। अब देखिए यहाँ पर 2 एक ही स्थान पर आ जा रहा है, तो ऐसे मानचित्र में हमें थोड़ा सावधान रहना होगा कि अब यहाँ सूती मिल आंदोलन, श्रमिक जो आंदोलन हुआ था वह अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद भी भर सकते हैं आप, ये गुजरात में है, क्योंकि ये कोई नाम नहीं पूछ रहा है, किसी सन का नहीं पूछ रहा है। तो आप मुंबई भी भर सकते हैं, क्योंकि मुंबई में भी सूती मिल आंदोलन हुआ था। मुंबई और अहमदाबाद दोनों आप भर सकते हैं। तो आप मान लीजिए अहमदाबाद भरे हैं, तो अहमदाबाद, अब ये इसका लोकेशन ठीक से देखना होगा कि गुजरात में अहमदाबाद कहाँ है, डांडी से किधर है। अगर दोनों एक स्थान में तो उसको सही लोकेशन देखकर यहाँ भरेंगे और यहाँ लिख देंगे। अगर इधर जगह नहीं मिला तो आप इधर भी कह करके इधर से लिख सकते हैं अहमदाबाद। इस तरह से अहमदाबाद कर देंगे। एरो ध्यान रखें कि एरो जहां चिन्ह है वहीं बनेगा, कभी भी एरो इस तरफ न करें और एरो जरूर बनाएं। एरो से मतलब होता है कि चंपारण यहाँ है, नहीं तो इधर हो जाएगा, चंपारण बाहर दिखाई देगा नेपाल में। दूसरा है वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसका उत्तर लिखने के लिए हमें करना, अंक का क्या उत्तर देना होगा? ये हमारा चौथा उत्तर हो गया, ये हमारा तीसरा का उत्तर हो गया, ये हमारे दूसरे का उत्तर हो गया, ये पहले का उत्तर हो गया। अब उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए यहां हम लिखेंगे, वो लिखेंगे क्या? नागपुर अधिवेशन। नागपुर,
नागपुर में, दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर में हुआ था। यह नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। इतना अगर हम करते हैं तो महाराष्ट्र में अब नागपुर हम अगर देख लें, अगर सही लोकेशन पता है तो यहाँ लिख दे, यहाँ नागपुर बना। प्राय मैं, आप विद्यार्थी हैं, आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आप केवल स्टेट का ध्यान रखें। स्टेट में अगर ठीक प्रकार से भरते हैं तो आपका गलत नहीं होगा। यहां पर आप नागपुर गोला बनाएं और यहां पर एक एरो बनाएं, यहां नागपुर लिखें। महाराष्ट्र में रहे, ध्यान रहे। इतना अगर हम कर देते हैं तो अब हमारे ये जो पूरे 5 अंक के प्रश्न थे, ये पूरे 5 अंक हमें इस मानचित्र में प्राप्त होंगे। कैसे? 1 सही 2 सही 1/2 अंक यहाँ पर और 2 सही 1/2 अंक यहाँ पर। तो ये ध्यान रखें कि मानचित्र का जो 14वां प्रश्न है और 28वां प्रश्न है, उनको करते समय हम दोनों प्रश्नों का उत्तर भारत के मानचित्र पर और उत्तर पुस्तिका पर अवश्य करें, अन्यथा हम इसको आधा अंक ही पाएंगे। अगर मानचित्र पर करेंगे तब भी आधा अंक पाएंगे और उत्तर पुस्तिका पे करेंगे तब भी आधा अंक पाएंगे, अर्थात 2.5 अंक ही प्राप्त करेंगे। 2.5 अंक आपका छूट जाएगा। तो कोशिश ये करें कि मानचित्र का प्रयोग करें और साथ साथ रखें, दोनों एक साथ हो जाएगा। यहाँ लिखें भी और पेंसिल से तुरंत। एक ध्यान और रखने की बात है, जब हम काम करते हैं तो मानचित्र पर केवल पेंसिल वर्क होना चाहिए, पेन वर्क नहीं करना चाहिए। अगर हम पेन वर्क करते हैं तो हो सकता है अध्यापक मूल्यांकन करते समय इरिटेट हो सकता है, और इरिटेट होगा तो काट देगा और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कहीं चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मानचित्र में सीधे सीधे निर्देश रहता है पेंसिल वर्क करना है। इसलिए आप ऐसा काम मत करें, ना करें जिससे कि आपका नुकसान हो। आप पेंसिल का प्रयोग करें और पेंसिल करते समय अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत स्थान इधर उधर भी होता है तो आप उसको सही कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों का खंड क अर्थात नागरिक शास्त्र और इतिहास का भाग सामाजिक विज्ञान में पूर्ण होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं खंड ख के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भूगोल और अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्नों का उल्लेख करेंगे, प्रश्नों को देखेंगे। प्रक्रिया बहुत वही है, फिर से प्रकार वही है, केवल थोड़े थोड़े प्रश्नों को हम आपको बताएंगे जिसको आप देखेंगे, क्योंकि इसमें सारी सावधानी वही बरतनी है जो हमने खंड क के लिए हमने किया है। इस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न को देखें। बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ 2-3 हमने इस तरह का मॉडल पेपर बनाया गया है जिसमें कि आप भ्रम हो, आपको भ्रमित करने के वाले प्रश्न भी इसमें दिए गए हैं। पहला प्रश्न जैसे है, हम देखते हैं 15वें नंबर के प्रश्न को। 15वें नंबर के प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में, प्रांत का मतलब होता है, कभी कभी हम भ्रम हो जाते हैं, राज्य। इसको ध्यान से रखें, कभी कभी हमारे कुछ विद्यार्थी हैं प्रांत का मतलब ही नहीं समझ पाते, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखें, राज्य है, स्टेट है। सोपानी कृषि, सीढ़ीदार कृषि, अर्थात जो सोपान में हो, सीढ़ी का मतलब होता है इस तरह का कृषि जो हो, ऐसे कृषि अगर आप देखें, अगर इसको मिला दें तो क्या आकार बनता है, ये भ्रम खत्म हो जाएगा अपने आप। तो अगर आप देखें, अगर इस चित्र को हमने बना दिया, अगर आप थोड़ा सा एक्टिव होंगे, थोड़ा सा ठीक होंगे, तो देखेंगे आप बिना बताए उत्तर आप इसका समझ सकते हैं। क्या उत्तर होगा? उत्तराखंड। तो वही प्रोसेस यहां भी प्रयोग करेंगे। प्रश्नोत्तर क्रमांक लिखेंगे, प्रश्नोत्तर क्रमांक 15, उत्तर लिखेंगे यहां घ, उत्तराखंड। ठीक है, यही प्रक्रिया हम 15 से लेकर के जो हमारे प्रश्न हैं, 6 प्रश्न हैं, 20 प्रश्न तक का यही प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है दूसरा प्रश्न। हम अगर देखें दूसरे प्रश्न को, अगर हम देखें तो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। आपको भ्रम करने के लिए जो भी पेपर बनाया है उसने ये रखा है कि विद्यार्थी देखते ही भ्रमित हो जाए। दालें आप तुरंत टिक मारेंगे, क्योंकि आप इतने हड़बड़ी में रहते हैं, हमारे विद्यार्थी इतनी तेज गति से प्रश्न करना चाहते हैं कि दालें लगा करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके मन में आता है कि दालें भी रबी की फसल हैं। ठीक है दालें, लेकिन दालें खरीफ की फसल भी हैं। तो यहाँ जितने देखिए सभी लगी फसलें, सभी यहाँ जो फसलें हैं खरीफ की भी हैं, रबी की भी हैं, लेकिन एक फसल ऐसी है जो केवल रबी में होती है। तो यहाँ सभी सही में सर्वोत्तम चुनना है। हो सकता है सभी सही हो, लेकिन फिर भी हमें उत्तम में सर्वोत्तम चुनना है। तो इसमें यहाँ चना जो है वह सही होगा, चना रबी की फसल है। अगला प्रश्न भी उसी प्रकार का दिया गया है इस पेपर में, मॉडल में। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। आप जानते हैं भारत का जो झारखंड राज्य है
खनिज संपदा से संपन्न है। पूरे खनिज वहां पाए जाते हैं, कोई भी खनिज संपदा ऐसी नहीं है जो झारखंड में न पाई जाती हो। तो जितने खनिज लिखे गए हैं लगभग सब पाए जाते हैं। लेकिन बात कर रहा है कोडरमा की, कोडरमा में भी पाए जाते हैं। कोडरमा प्रसिद्धि किसकी है? अभ्रक की। ये कोडरमा केवल अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए अभ्रक यहां पर हम लगाएंगे। अगला प्रश्न हमारा जो है 18वां प्रश्न। 18वें प्रश्न को अगर हम देखें तो ये दिया हुआ है कि यह भी प्रश्न आपको दिग्भ्रमित करने वाला प्रश्न दिया गया है। भूगोल वाले पार्ट में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सब दिग्भ्रमित करेंगे आपको। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं जिसको आप थोड़ा बिना विचार किए अगर आप करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ विचार करने की आवश्यकता है। प्रश्न को देख करके पढ़े जरूर एक बार, पूछ क्या रहा है। काली मिट्टी के मुख्य क्षेत्र, प्रश्न है कि काली मिट्टी के मुख्य क्षेत्र पूछ रहा है, न कि काली मिट्टी का क्षेत्र। अगर काली मिट्टी का क्षेत्र पूछता तो आप चाहे गुजरात लगाते चाहे महाराष्ट्र लगाते, दोनों में नंबर आपको मिल जाता। लेकिन यहाँ मुख्य की बात है, महत्वपूर्ण यह है मुख्य रूप से अर्थात सर्वाधिक रूप से। मुख्य का मतलब है सर्वाधिक, तो सर्वाधिक कहां पाया जाता है? काली मिट्टी होती क्या है? जो ज्वालामुखी लावा के द्वारा, ज्वालामुखी लावा की क्रिया के बाद अपर्दन और अपक्षय के परिणाम स्वरूप बनती है। तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है। दोनों कपास के भी क्षेत्र है, क्योंकि काली मिट्टी को कपास मिट्टी के नाम से भी जाना। तो हम यहाँ पर महाराष्ट्र सर्वोत्तम है। इसका जो विदर्भ क्षेत्र है, दक्कन का पठारी क्षेत्र है, वो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पाया जाता है। फिर मानव विकास सूचकांक, अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक संगठन है जो उनके माध्यम से मानव विकास सूचकांक, मानव का डेवलपमेंट कितना है, उस सूचकांक कुछ है, कुछ आधार है जिसके आधार पर सूचकांक तैयार किया जाता है। उसमें भारत का क्या स्थान है? तो 130वां स्थान भारत का है, 130वें पर टिक मारेंगे। फिर आय की दृष्टि से भारत कैसा राष्ट्र है? इसमें अब आप विकल्प देखें, ये विकल्प थोड़ा दिग्भ्रमित करने वाला है। ये इसमें इनमें से कोई नहीं से कोई मतलब नहीं है। ऊंचाई दो तो कट गए आपके, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये दोनों नहीं है। अब ध्यान रखना है कि निम्न आय वर्ग वाला देश है कि मध्यम आय वर्ग वाला देश है। तो प्रायः अगर भारत देखा जाए तो निम्न मध्यम आय वर्ग वाला है। अगर भारत को देखा जाए आय की दृष्टि से तो निम्न मध्यम आय वर्ग वाला है। तो हम निम्न को नहीं चुनेंगे, हम मध्यम आय वर्ग वाला को चुन देंगे। इसको उत्तर यह लिखेंगे। उत्तर यह भी सही हो सकता है निम्न आय वर्ग का, लेकिन चूंकि भारत वर्तमान समय में निम्न मध्यम आय वर्ग का है, ठीक है, मध्यम में निम्न है, नीचे से मध्यम में है, इसलिए इस प्रश्नों का उत्तर हम इस प्रकार करेंगे और प्रश्नोत्तर क्रमांक जो स्वरूप पहले बताया गया है उसका प्रयोग करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, आपको आते हैं अब अतिलघु उत्तरीय प्रश्न के प्रति। अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को अगर हम देखें, जो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है 21 से लेकर 23 तक, अर्थात 3 प्रश्न होते हैं। इनका उत्तर का अगर मार्क देखें तो इनका अंक, पहले का जो अंक दिया गया है 1+1 है, शेष के 2-2 दिए गए हैं। 1+1 माने आप पूछ रहा जैविक और अजैविक संसाधन। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, ये एक आधार बनाया है, एक आधार पर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। ये उत्पत्ति के आधार पर चुना है, आप अगर पढ़े होंगे आप जानते होंगे कई आधार पर संसाधन का वर्गीकरण किया जाता है। कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का यहाँ पर उल्लेख है। तो जैविक संसाधन किसे कहते हैं, अजैविक संसाधन किसे कहते हैं, अर्थात ये जो बताने की जरूरत नहीं है कि जैविक संसाधन क्या है, अजैविक संसाधन क्या है। यहाँ आपको यह बताने की आवश्यकता है कि दोनों में अंतर क्या है। 2 अंतर आपको चुनने हैं और 2 अंतर को बता देना है। जैविक संसाधन में क्या अंतर है, अजैविक संसाधन क्या अंतर है, ये आप स्वयं पढ़ें, उसको बताएं। सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश का जो कुल उत्पाद होता है, जो उसका उत्पाद चाहे वह सेवाएं हो चाहे वो वस्तुएं हैं, उनका मौद्रिक मूल्य अंकित किया जाता है। उन्हीं मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो 1-2 वाक्य में इसको बताने का प्रयत्न करें, बहुत घुमाने का प्रयास न करें कि जीडीपी क्या है। जीडीपी को बहुत भ्रमित करेंगे तो आप लास्ट में गलत लिखेंगे और जो परीक्षक होगा गलत को ही पकड़ेगा, आपका अंक 0 भी कर सकता है, 1 कर सकता है। तो आप ऐसा प्रयास करें कि जो पूछा गया वही लिखें, बहुत बढ़ाए नहीं। सकल घरेलू उत्पाद। प्रच्छन्न बेरोजगारी का कोई अन्य नाम लिखिए। प्रच्छन्न माने होता है छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, इसके कई नाम हैं। तो प्रच्छन्न का मतलब होता है जो दिखाई न दे। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं, आर्थिक गतिविधियां होती हैं, ऐसे आर्थिक क्षेत्र होते हैं जहां पर मनुष्य काम करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वह काम में उसका योगदान नहीं होता है, वो केवल सहयोग मात्र खड़ा रहता है, दिखाई नहीं देता। वो काम करते हुए दूर से दिखाई देता है लेकिन करता नहीं है, योगदान उसका नहीं होता। उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी तो कहते हैं। तो आप यही बात लिखिए कि कुछ आर्थिक क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर लोग कार्य करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन उस कार्य में उनका प्रतिफल कुछ नहीं होता है। ऐसे बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कृषि क्षेत्र का उदाहरण दे दिए, फर्स्ट क्लास नंबर आपको 2-2 मिल जाएगा।
अगला प्रश्न हम आते हैं लघुत्तरी में। लघुत्तरी प्रश्न को देखें, इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं। अब लघुत्तरी प्रश्नों का चयन करते समय हम बराबर ये ध्यान रखें, प्रश्न 2 होते हैं। जैसे 24वें का 2 दिया गया है प्रश्न, अथवा करके दिया गया है, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है। ये कठिन काम है। इस प्रश्न को अगर आप चयन करते हैं तो 3 में से 1 या 1.5 नंबर आपको मिलने में बहुत अधिक हो जाएगा। 1.5 नंबर अगर अध्यापक देगा, परीक्षक देगा तो बहुत सोचेगा बहुत हमने अधिक नंबर दे दिया। इसलिए ऐसे प्रश्नों से हम बचें, इस प्रश्न का चयन हम न करें, इसको हम काट दें, इस प्रश्न को हम न देखें, इस प्रश्न का हम उल्लेख नहीं करेंगे, इस प्रश्न को हम नहीं लिखेंगे। लिखते समय इसका हम आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज का निर्माण किस प्रकार होता है इसको हम नहीं बताएंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे। आते हुए भी हो सकता है आ रहा है तब भी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अंक नहीं देगा, हमको अंक से मतलब है, हमको बहुत ज्ञान है इससे मतलब नहीं है। हम दूसरा चुनेंगे। दूसरा प्रश्न बहुत अच्छा दिया गया है, किसी एक पेय फसल, किसी एक पेय फसल का नाम लिखिए और उसके उगने के लिए भौगोलिक दशाएं बताइए। भैया पूछ रहा है सीधे सीधे कि एक पेय फसल 2 है, चाय और कहवा, काफी। तो चाय और काफी या कहवा, इनका नाम लिख दिया हमने। मान लीजिए कुछ नहीं जानते, चाय और काफी लिख दिए, तब भी 3 में से तो कम से कम 1 नंबर तुम्हारा बन गया। 1 + 2 लिखा है। हम केवल कहवा और काफी लिख करके 1 अंक प्राप्त कर सकते हैं। और आग्नेय और कायांतरित शैल में खनिज का निर्माण में क्यों झंझट में पड़े, हमने कहवा काफी लिख दिया, 1 नंबर हमारा हो गया। भौगोलिक दशाएं, भौगोलिक परिस्थितियां पूछ रहे हैं, अर्थात चाय और कहवा की खेती किन परिस्थितियों में उत्तम ढंग से हो सकती है। भौगोलिक दशाएं माने तापमान, वर्षा, मिट्टी सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें कितना, इस चाय और काफी के लिए कितना तापमान चाहिए, कितनी अधिक मात्रा चाहिए, मिट्टी किस प्रकार की उपयुक्त होती है, यही यहां लिख देंगे। तुम्हारे 3, ये 3 जैसे हेडिंग हम डालते हैं काफी लिखते हैं, पूरे के पूरे 3 अंक मिलते हैं। तो लघु उत्तरी प्रश्नों का चयन करते समय ऐसे प्रश्नों का चयन करें जो अधिक से अधिक अंक हमें दें। जैसे इन्हीं दोनों प्रश्नों में से हम आग्नेय और कायांतरित शैल में किस खनिज का निर्माण किस प्रकार से होता है, इस प्रश्न को हम छोड़ करके दूसरे प्रश्न को चुनेंगे। उसी प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए, प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। दूसरा दिया वैश्वीकरण क्या है, संक्षिप्त विवरण दीजिए। यहां हम इस प्रश्न को छोड़ देंगे, इस प्रश्न को नहीं लिखेंगे। अगर ये 2 प्रश्न आते हैं तो इस प्रश्न को हम छोड़ दें, क्योंकि वैश्वीकरण का संक्षिप्त परिचय, ग्लोबलाइजेशन जो हमारा ग्लोबल जो है वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण प्रक्रिया है, जो संपूर्ण देश एक साथ, संपूर्ण विश्व एक साथ मिलकर काम कर रहा है, उसका परिचय देना कठिन है। क्योंकि यहाँ एक प्रश्न हमको हेडिंग मिलेगी और यहाँ क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों, 3 क्षेत्रक हमको मिलते हैं। पहले तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था को बता देंगे, लिखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के अर्थ, और फिर विभिन्न उसके क्षेत्रक बताएंगे। कौन क्षेत्रक है, सबको याद होगा, प्राथमिक क्षेत्रक, कुछ तो लिखेंगे प्राथमिक क्षेत्रक में, फिर द्वितीयक क्षेत्रक, फिर तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है। अगर हम कमजोर विद्यार्थी हैं, बहुत तेज विद्यार्थी नहीं है, तो भी अगर इस प्रश्न का हम चयन करते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में लिख करके उसके इन 3 क्षेत्रक को लिख देते हैं तो 2 नंबर तुम्हारा बन गया। नहीं 2 तो 1.5 तो दे ही देगा टीचर। कुछ भी नहीं लिख पाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक वह क्षेत्रक होता है जो प्रकृति के द्वारा सीधे जुड़ा होता है, ऐसा लिख दे। द्वितीय क्षेत्रक वह होता है जिसमें विनिर्माण क्रियाएं होती हैं। तृतीय क्षेत्रक वह होता है जो दोनों को सेवाएं प्रदान करती है। अगर इतना इतना भी हमने लिख दिया तो 3 के 3 अंक, क्योंकि जो अध्यापक मूल्यांकन करेगा वो सोचेगा विद्यार्थी ने 3 क्षेत्रक लिखा है, 3 अंक का ही है तो कम से कम दे दिया जाए। तो ऐसे प्रश्नों का हम चयन करें जिसमें हमें अच्छा अंक मिल सके। इसलिए ऐसे प्रश्नों का जो अति लघु उत्तरी प्रश्न है वहां तक तो ठीक है। लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में चयन करते समय यह प्रश्न जरूर ध्यान से पढ़ें कि कौन सा प्रश्न हमें अच्छा अंक देगा, कौन सा अच्छा अंक नहीं देगा। जो प्रश्न ज्यादा अंक देने वाले हैं उन्हीं का हम चयन करें। अब हम आते हैं वैश्वीकरण हमने काट दिया, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की तरफ। दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को जब हम हल करना होगा, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को उसको देखेंगे। इसमें 26 और 27 नंबर का प्रश्न होगा।
एकदम ऊपर कर दीजिए और ऊपर कर दीजिए। बस इसमें अंतरराष्ट्रीय, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का ये 6 अंक का होता है। यहां लिखा है 1 + 5। इसमें देखिए अंतरराष्ट्रीय बाजार, अंतरराष्ट्रीय बाजार, अंतरराष्ट्रीय बाजार और इसकी 5 विशेषताएं, अर्थात पहले का अर्थ हमको लिखना होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का भी चयन करते समय ध्यान रखें। जैसे अब 2 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार बाजार किसे कहते हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार इसको किसे कहते हैं। यहाँ व्यापार हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पूछा जा रहा है यहाँ पर, और इसकी 5 विशेषताएं। अंतरराष्ट्रीय बाजार माने व्यापार, ये बाजार से न घबराएं, ये व्यापार की बात कर रहा है। और इसकी 5 विशेषताएं। अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय माने एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जब कोई हम वस्तुओं का, सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं तो उसे हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं या अंतरराष्ट्रीय बाजार में कहते हैं। जैसे हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका से कोई वस्तु खरीदते हैं या बैठे बैठे अमेरिका की किसी वस्तु को बेचते हैं तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो इन प्रश्नों को चयन करने से अपेक्षा अगर हम देखें तो भारत का जो दूसरा प्रश्न भारत से संबंधित है, परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए 2 अंक मिल जाएगा आपका परिवहन के साधन के लिखने के लिए, इसको 2 अंक दिया हुआ है। इसके बाद स्थल परिवहन में सड़क परिवहन कितने भाग होते हैं। स्थल परिवहन में किसी 2 का वर्णन कीजिए। अब आप देखें ये प्रश्न इससे ज्यादा बेटर है आपको अंक दिलाने में, तो बेटर प्रश्न का चयन करें। प्रयास ये करें कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में और इसकी विशेषताओं के बजाय हम प्रश्न कौन सा हल करें, परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं, स्थल परिवहन में सड़क परिवहन के कितने भाग होते हैं और किसी 2 का वर्णन करिए। तो परिवहन के 3 साधन होते हैं, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। परिवहन जो 3 प्रकार का होता है, परिवहन के साधन 3 प्रकार के होते हैं, लिख दिया हमने, स्थल परिवहन, जल परिवहन और स्थल परिवहन। हमने सड़क परिवहन या सड़क परिवहन के 2 भाग लिखने हैं, तो राष्ट्रीय मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग का उल्लेख कर देते हैं। ठीक है, इनका उल्लेख। ये प्रश्न अगर हम इसके 26 नंबर में अगर हम अंतरराष्ट्रीय बाजार के बजाय इसको चुनते हैं तो इसमें हमें ज्यादा अंक प्राप्त होंगे, इसलिए इन्हें चयन करना चाहिए। उसी प्रकार से भारत में उपभोक्ता को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए, अर्थात उपभोक्ता अधिकार को समर्थ बनाने, भारत में उपभोक्ता माने भारत में उपभोक्ता अधिकारों को समर्थ बनाने के लिए कौन कौन से कार्य भारत सरकार को करने चाहिए, जिसके अंतर्गत आप जानते हैं कि ये सशक्त हो सकता है। तो भारत सरकार ने कई ऐसी व्यवस्थाएं कानूनी मान्यता प्राप्त कर दिया है 1986 ईस्वी में उपभोक्ता कानून ला करके इसको। दूसरा, ये प्रश्न में ये दोनों प्रश्न एक समान हैं, इनमें चाहे कोई भी आप चयन करेंगे नंबर बहुत अधिक नहीं मिलने वाला है। ये थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न दिया गया है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि इस प्रश्न को अगर करें तो ज्यादा अच्छा अंक मिलेगा। दूसरा है वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान है, इस कथन की पुष्टि कीजिए अपने शब्दों में। इस प्रश्न को, इस प्रकार के प्रश्न को थोड़ा सा हल करने के पहले मुझे आपको बताना होगा, मैं बताना चाहूंगा आपको कि ऐसे प्रश्न का चयन करते समय कुछ चीजों का आप ध्यान रखें कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। अपने इस कथन की पुष्टि में अपने व्याख्या कीजिए, अपने शब्द लिखिए, अपने प्रश्न, अपने विचार लिखिए। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहां पहले हम वैश्वीकरण का अर्थ बताएं। वैश्वीकरण का अर्थ लिखें, फिर वैश्वीकरण के प्रभाव लिखें। अब वैश्वीकरण का प्रभाव समान नहीं होगा किसी अर्थ, इसका मतलब किसी भी देश में विश्व की कोई एक योजना आती है तो वह एक समान प्रभावित नहीं करती। यह पक्का है कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं होता। क्यों? क्योंकि देश के जो व्यवस्थाएं हैं, देश की जो टेक्नोलॉजी है, उसका उस पर असर पड़ता है। देश कितना टेक्निकल है, वह देश उतना ही वैश्वीकरण का लाभ उठा सकता है। इसलिए वैश्वीकरण वाले प्रश्न को अगर हम उठाते हैं तो यहाँ वैश्वीकरण का अर्थ लिखें और उसके वैश्वीकरण के प्रभाव को लिखें और कुछ देशों का उदाहरण देकर के स्पष्ट करें कि इन पर इनका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और इनका इस पर नकारात्मक। अर्थात वैश्वीकरण का प्रभाव किसी देश के लिए नकारात्मक हो सकता है, किसी के लिए सकारात्मक हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वैश्वीकरण प्रक्रिया सभी देश के लिए हितकर हो। ये अपने प्रश्नों से इसकी पुष्टि करनी होगी, अपने उत्तर से इसकी पुष्टि करनी होगी। ऐसे प्रश्नों को हमें ध्यान रखना होगा। अब हम आते हैं प्रश्न उत्तर क्रमांक जो हमारा 28 है, इसका हम उत्तर देखते हैं। इसको कैसे लिखें, भूगोल खंड में जो 28 प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को हल करते समय जैसे हमने 14 में किया था वैसा काम 28 में नहीं कर सकते। यह भूगोल का प्रश्न है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से देखने पर लगता है कि सेम प्रश्न है,
यहाँ भी 1/2 प्लस 1/2 1/2 प्लस 1/2 लिखा है। यहाँ अगर हम देखें, ध्यान रखें, तो प्रश्न पत्र क्रमांक 14 में जो दिया गया था, एक संकेत के द्वारा भरा गया पूरा भारत का मानचित्र। यहाँ पर एक संकेत का प्रयोग हमको नहीं करना है, यहाँ पर हर के लिए अलग अलग संकेत बने हुए हैं। तो इस पे हम एक भारत का मानचित्र फिर से दिखाएंगे, फिर से बना सकते हैं भारत के मानचित्र को। एक छोटा सा भारत का मानचित्र हम बनाएंगे, देखेंगे भारत के मानचित्र को। जो रेखा मानचित्र है, रेखा चित्र है, मानचित्र नहीं है। इस रेखा चित्र के माध्यम से एक भारत का रेखा मानचित्र टेढ़ा मेढ़ा आपके सामने बना है। इसको देखेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। अब इसको हम केवल बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि आपको बताना है कि कैसे भारत का मानचित्र दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, ये संकेत दिया हुआ है, पश्चिम बंगाल का एक उद्यान। तो पश्चिम बंगाल में कोई उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, तो पश्चिम बंगाल में क्या, अब उत्तर क्रम हम लिखेंगे यहाँ, प्रश्नोत्तर कॉपी की बात मैं कर रहा हूं, प्रश्न उत्तर क्रमांक 28 लिख करके इसका उत्तर हम लिखेंगे। पहला जो है पश्चिम बंगाल में, तो यहां लिखेंगे पहले का क, यहां लिखेंगे क्या, सुंदरवन। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, यहां लिख देंगे पश्चिम बंगाल। बंगाल हो गया, यहां लिखा ही है, तो सुंदरवन क्यों लिख देंगे यहाँ। अब संकेत जो बना है आप यहां बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। संकेत इसको आप बना लीजिए, यहाँ पर संकेत बना सकते हैं, वही संकेत दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर ये संकेत बना दें और इस संकेत को ले आए। पश्चिम बंगाल यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से संकेत में दिखा दे पेंसिल से, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ दिखाने पर छोड़े नहीं। होता क्या है कि हम इस मानचित्र को यहाँ दिखा करके छोड़ देते हैं तो ये 0 अंक मिलेगा। टीचर नहीं जानता कि आपने यहाँ, और ना उसके पास समय है, नहीं वो देखेगा। वो जानते हुए भी ये मान लेगा कि आपने कुछ नहीं भरा है, हमको क्या पता कि आपने क्या भरा है, सेट किया होगा। इसलिए यहाँ पर लिखें सुंदरबन। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान न भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन सुंदरबन लिख के एरो बनाएं, तब आपको 1 नंबर यहाँ का पूरा हो गया। 1/2 नंबर आपको यहाँ मिलेगा और 1/2 नंबर आपको यहाँ मिलेगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि मानचित्र करते समय यहाँ ध्यान। दूसरा है नर्मदा नदी पर बने एक बांध। नर्मदा नदी पर बने बांध को अब यहाँ पर आप लिखेंगे सरदार सरोवर। सरोवर बांध कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात लिख देंगे यहाँ पर आप। अब ये चिन्ह बना है तो आप यहाँ यही चिन्ह का प्रयोग करें, अलग से कोई चिन्ह ना बनाएं, इस चिन्ह का प्रयोग करें। अब आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी है कहाँ। मान लीजिए ठीक है, हमको नहीं पता है, भारत के मानचित्र में हमने एक अनुमान लगाया कि गुजरात में बहती है नर्मदा नदी है, यहाँ पर हमने इसको चिन्ह बनाया और यहाँ पर फिर हमने लिख दिया सरदार सरोवर। इसलिए यहाँ पर लिखे, तब आपका अंक पूरा होता है। इसलिए सरदार सरोवर यहाँ मानचित्र पर भी लिखे और नर्मदा नदी बना दें यहाँ पर। इसको नर्मदा नदी लिखने की जरूरत आपको नहीं है, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन यहाँ सरदार सरोवर लिखा और लिख दे तो और अच्छा है। दूसरा है महानदी चिन्ह द्वारा। ये देखिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ हम महानदी है, महानदी चिन्ह द्वारा दिया गया है। चिन्ह में देखिए ए संकेत बनाया गया है, ऐसे बना करके इधर बनाया गया है। अब ये ध्यान रखेंगे, महानदी जब हम बनाएंगे तो उड़ीसा में बहती है। महानदी को बनाते समय ये ध्यान रखेंगे कि जो डबल वाला भाग है, तो महानदी अगर हम बनाते हैं, मान लीजिए पश्चिम बंगाल के नीचे है, ये बनाते हैं तो ऐसे बनाएंगे इस तरह से और यहाँ द्विशाखित कर देंगे। अर्थात द्विशाखा इसलिए करते हैं कि नदी का जो मुहाना है वो यहाँ पर है और यहाँ पर लिखेंगे भी ये महानदी है, यहाँ लिख देंगे महानदी। ये ब्लैक बोर्ड उस तरह से है, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ महानदी लिखेंगे, इसलिए महानदी का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है झारखंड का कोई एक कोयला क्षेत्र। तो झारखंड का कोयला क्षेत्र पूछ रहा है, न कि झारखंड पूछ रहा है। हम सभी विद्यार्थी करते क्या है, अमूमन झारखंड राज्य को, जैसे मान लीजिए ये झारखंड है, यहाँ पर हम भर देते हैं और यही शेड जो दिया गया है, ये त्रिभुज बनाया गया है, हम त्रिभुज बना देते हैं। मैं इसको थोड़ा स्पष्ट बताना चाहूंगा क्योंकि ये गलतियां बहुत होती हैं, इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा झारखंड की बात करते हैं। अब जैसे झारखंड को हमको दिखाना है कोयला क्षेत्र,
अब अमूमन विद्यार्थी करते क्या है, यहां ले आए, यहां बनाए, ये त्रिभुज बनाए और यहां लिख दिए कोयला क्षेत्र। ये गलत है। कोयला, ये कोयला क्या है, ये तो यहां भी बना है, यही कोयला आपने वहां बना दिया, उसका क्या मतलब, वो क्षेत्र पूछ रहा है। तो अर्थात वहां का झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा जो क्षेत्र है उसका नाम लिखना है यहां पर, न कि वहां। तो यहां पर भी आप लिखेंगे झरिया, सबसे बड़ा है झारखंड। अगर ऐसे हम प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो हमें पूरे अंक मिलते हैं। तो यहां कोयला न लिखने के बजाय क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे झरिया, कोडरमा, गिरिडीह, जो आपको नाम याद आए, लेकिन क्षेत्र का नाम लिखिए, न कि झारखंड लिखिए या कोयला लिखिए। ठीक है, झारखंड राज्य में आप झरिया लिखिए। अगला प्रश्न पूछा है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन माने बंदरगाह। बंदरगाह को कैसे दिखाना है, अब यहाँ जो भी पांचवा प्रश्न आपका है बंदरगाह है, तो आप चयन कर लीजिए, बहुत से बंदरगाह हैं, किसी का नाम चयन कर सकते हैं, जो आपको याद है उसको लिख दीजिए। आपको नहीं कुछ याद है, सबसे महत्वपूर्ण है विशाखापट्टनम, लिख दीजिए आप। विशाखापट्टनम यहां लिख दीजिए, विशाखापट्टनम कहाँ है उसको लिखिए, किस राज्य में है, और यहाँ पर है उसको आप दिखा दीजिए। तेलंगाना में है, तेलंगाना में लिख करके यहाँ पर लिख दीजिए। ये आंध्र प्रदेश में है तो आंध्र प्रदेश में लिखिए, जो स्टेट है उसको लिखिए। और नहीं समझ आता है तो आप चेन्नई ले लीजिए, चेन्नई लिख दीजिए। पारादीप लिख दीजिए, उड़ीसा में है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता है। तो कई बंदरगाह पूरब में, कोई एक बंदरगाह जो आपको एकदम स्पष्ट हो कि हाँ इस बंदरगाह को सही लोकेशन में हम दिखा सकते हैं, उसी बंदरगाह को इसी संकेत का प्रयोग करके हम करें। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो 2.5 अंक हमारा यहाँ पर हो जाता है और 2.5 अंक हमारा यहाँ मिलता है, इसलिए हमारे पूरे 5 अंक पूरे होते हैं। और ऐसा अगर हम करते हैं तो सामाजिक विज्ञान में हमें पूरा विश्वास है कि हम पूरे के पूरे 70 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हम सभी विद्यार्थी प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान रखें कि अगर हम इस प्रकार से पूरे पेपर को हल करते हैं तो 70 में 69 नंबर, 65 नंबर, 62 नंबर अर्थात 60 से एबव नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं। वो हमारे लेखन शैली पर डिपेंड करता है। लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखें हम, जैसे मैं खाली पेज ले रहा हूं आपको बताने के लिए। अगर हम किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो प्रश्न को चयन करते हैं तो दीर्घ उत्तरी प्रश्नों पर विशेष रूप से जो अंक का डिवीजन है उसको देखें और अंक के डिवीजन के अनुसार आप प्रश्नों को बांटें। जैसे हमने यही प्रश्न आपको हमको दिखाई दे रहा है, ये प्रश्न उपभोक्ता को समर्थ बनाने और ये वैश्वीकरण के प्रभाव को, वैश्वीकरण प्रभाव को मैं लेता हूं। वैश्वीकरण के प्रभाव क्या है, इसमें अगर देखें तो आपको 6 अंक दिया हुआ, अर्थात आप स्वतंत्र हैं कि अपने प्रश्न की पुष्टि के लिए किस प्रकार से आप अंक लिखेंगे। यहां आप कुछ भी कर सकते हैं एक वैश्विक, लेकिन यहां पर ध्यान ये रखें कि इसको पहले वैश्वीकरण को बताएं, वैश्वीकरण को प्रभाव को बताएं और फिर उसके प्रभाव को बताते समय ही ये बताएं कि किसके लिए इसका सकारात्मक प्रभाव होगा, किसके लिए नकारात्मक प्रभाव होगा। तो एक साथ मिल जाएगा, 6-6 अंक वाले हैं, इसका ध्यान रखें। अगला प्रश्न मैं इसको लेता हूं, जैसे सड़क परिवहन है। सड़क परिवहन का अर्थ लिखे, सड़क के साधन लिखने के पहले सड़क परिवहन लिखे। परिवहन से क्या तात्पर्य है, सड़क परिवहन से क्या तात्पर्य है, परिवहन से क्या तात्पर्य, परिवहन के साधन कौन कौन से होते हैं और सड़क परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, इनको डिवीजन करके 2-2 प्लस जो दिया है इस तरह से करेंगे तो प्रश्नों को आप अच्छे से कर पाएंगे और अच्छा अंक मिलेगा। एक बात और ध्यान रखें कि जो भी शब्द लिखें, प्रश्न लिखें, उत्तर लिखें, एकदम स्पष्ट हो। अति लघु उत्तरी प्रश्न है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है कि बहुविकल्पी प्रश्न है कि लघु उत्तरी प्रश्न है, यह प्रश्न हल करने से पूर्व अवश्य लिखें। उससे होता क्या है, जो परीक्षक है उसके मन में ये व्यू बन जाता है कि यह 1 अंक का प्रश्न है, ये 2 अंक का प्रश्न है, ये 3 अंक का प्रश्न है और ये 6 अंक का प्रश्न है। इसी के साथ प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।